एंड वेलकम टू SPM IAS Academy डेली आंसर राइटिंग सेशन। इस सेशन में हम आपके साथ कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आप अपने सॉल्यूशंस हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भेज सकते हैं। SPM IAS Academy के जो स्टूडेंट्स हैं दे कैन सबमिट देयर आंसर इन द रिस्पेक्टिव बैचेस व्हाट्सएप ग्रुप। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। सो टुडेज क्वेश्चन इज ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स इन इंडिया। ये इशू इस बात पर है कि कैसे हमारी पॉलिटिक्स में धीरे धीरे क्रिमिनल्स जो हैं वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि डिस्पाइट सेवरल जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट द इशू ऑफ क्रिमिनलाइजेशन इन पॉलिटिक्स स्टिल परसिस्ट। देन इट इज आस्किंग यू कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से ये इशू रह रहा है अभी भी, और क्या वो मेजर्स हैं जिसको हम ले सकते हैं जिससे कि इस इशू को सॉल्व कर पाएं। दिस क्वेश्चन इज रेलिवेंट टू यू फ्रॉम पेपर 3 गवर्नेंस पर्सपेक्टिव and the reference newspaper for this is 14th February 2020 and 10th July 2020। यहाँ पर सत्यजीत सर ने इस इशू को डिस्कस करा है। इस इशू का कॉन्टेक्स्ट है कि अभी हाल फिलहाल में फरवरी में ही सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था ऑन द क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, और इसीलिए इस इशू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो डायरेक्टिव वर्ड है, मतलब किस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर करना है, दैट वर्ड इज एग्जामिन। और जब किसी चीज को एग्जामिन करने को बोला जाता है तो आपको उस चीज को पूरी तरीके से इलैबोरेट करना होता है, आपको सब कुछ बताना है, यह भी बताना है क्या अच्छा काम हुआ है, क्या उसमें अभी भी शॉर्टकमिंग्स हैं। अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें तो क्वेश्चन में आप देखेंगे मोटा मोटा वो दो ही बातें आपसे पूछ रहा है। पहली बात वो पूछ रहा है कि क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अभी भी है, पहली बात। और दूसरी बात वो पूछ रहा है कि क्या वो मेजर्स हैं जिनको लेने से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। यही दो चीजें हमको आंसर करनी है। आइए चलिए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। क्वेश्चन एक बात पहले बता देता हूं, दिस क्वेश्चन इज ऑफ 10 मार्क्स, दैट मीन्स इट हैज टू बी आंसर्ड विद इन 1 A4 शीट ओनली। आपको इस क्वेश्चन में फील हो सकता है कि कंटेंट आपके पास ज्यादा है, ज्यादा होगा शायद लिखने को, लेकिन आपको जगह इसमें कम पड़ेगी, तो आपको थोड़ा सा इसको इंटेलिजेंटली अपनी स्पेस को मैनेज करना होगा कि कम से कम वर्ड्स में आप ज्यादा से ज्यादा अपनी बात लिख दो। सो क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप एक इंफॉर्मेटिव इंट्रोडक्शन के साथ, जहां पर आप बताएं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स क्या होता है। मैंने एग्जाम्पल में आपको दिया है क्रिमिनलाइजेशन का एक डेफिनेशन, दैट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मतलब होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं वो अगर आके पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लगे तो उसको बोल सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अब कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि जब 20% या 25% करेंगे तभी क्रिमिनलाइजेशन होगा। मोटा मोटा कहने का मतलब होता है कि जब ज़्यादा लोग करने लगे तो उसको क्रिमिनलाइजेशन बोला जाता है। आइडियली तो किसी भी क्रिमिनल को नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक आइडियल सिचुएशन है, दैट इज ओनली एथिकल। लीगली हम मना नहीं कर सकते हैं किसी को भी। फैक्चुअल इंट्रोडक्शन इस पर देखते हैं कैसे लिया जा सकता है। देखिए, फैक्चुअल में आप कुछ फैक्ट के साथ बोल सकते हैं। अगर आप पिछले वाले न्यूज़पेपर में देखेंगे जो आपको बोले हैं, उसमें आपको मिलेंगे ये फैक्ट्स कि एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने पॉइंट आउट करा है कि अपनी जो अभी रिसेंट लोकसभा है 2019 की, उसमें 43% लोग ऐसे थे जिनका जो रिकॉर्ड था वो क्रिमिनल, उनके केस उनके अगेंस्ट पेंडिंग था। तो इससे पता चलता है धीरे धीरे क्रिमिनलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। और तो और अगर आप एक ये डेटा नोटिस करें कि 2004 में 24% ही केवल ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में थे, बट 2019 आते आते 43% है। दैट क्लियरली शोज कि हाँ, क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन रहे हैं। अपने आसाम में भी यही हो रहा है। अभी 2016 में जो देखा गया है, उन्होंने नोटिस करा है, ADR ने ही, दिस NGO ADR ने नोटिस करा है कि देयर आर 5% कैंडिडेट्स हु हैव अ क्रिमिनल केस, सीरियस क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट देम। दैट मीन्स कि वो किडनैपिंग के, मर्डर के या क्राइम अगेंस्ट विमेन के केसेस में फंसे हैं। 5% ऐसे कैंडिडेट्स हैं, और अगर सारे टाइप के क्रिमिनल केसेस को जोड़ लिया जाए तो 7% ऐसे कैंडिडेट्स थे। तो इससे पता चलता है कि असम में भी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रखा है। ये क्वेश्चन आपका इसी टाइप का ही क्वेश्चन आपके असम के पेपर में भी आ सकता है, असम पॉलिटी में।
आइए चलते देखते हैं कि क्या रीजंस हैं जिनकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स अभी भी हो रही है। सबसे बड़ा रीजन होता है क्रिमिनलाइजेशन का कि अपने यहाँ पर पॉलिटिकल विल नहीं है। मतलब है कि जो पार्टीज हैं, जो हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो ही क्रिमिनलाइजेशन को एंड करना नहीं चाहती है। अभी हाल फिलहाल में हम लोग देखे भी कि जो अटेम्प्ट लिए गए हैं क्रिमिनलाइजेशन को एंड करने के लिए, वो सब सुप्रीम कोर्ट ने लिए हैं या इलेक्शन कमीशन ने लिए हैं। पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। हाउएवर, पॉलिटिकल पार्टीज, जब यही पार्टीज हमारे यहाँ पर जब पार्लियामेंट में जाती हैं, यही पार्टीज के लोग, तब इनका ही काम होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को चेंज करना, जो कि कंडीशन बता सकता है किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के डिस्क्वालिफिकेशन की या स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर होते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन की। तो पावर सारी कंट्रोल करने की पॉलिटिकल पार्टीज के पास है, इन्हीं की ही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन ये अपना काम ठीक से कर नहीं रही हैं। एज अ रिजल्ट ये इशू क्रिमिनलाइजेशन का धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एक और बहुत बड़ी बात है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में एक तरह की आपस में अंडरस्टैंडिंग है कि उनको किसी को भी एक दूसरे के बारे में बोलना नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, लेकिन कोई कुछ किसी को बोलता नहीं है। सब लोग चलता है एटीट्यूड रख रहे हैं, जहां पर कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। दूसरा इशू होता है कि जो वोटर है, जैसे मैं और आप लोग हैं, हम लोगों में भी वोट करने की जो प्रेफरेंस है वो इस बात से नहीं आ रही है कि जो कैंडिडेट है उसके अगेंस्ट क्रिमिनल केस है या नहीं। हम लोग ज़्यादा यही सोचते हैं कि वो किस कास्ट का है, किस कम्युनिटी का है, किस रिलीजन का है, क्या लैंग्वेज है, यही सब बातें हम सोचते रहते हैं। और इस वजह से क्रिमिनलाइजेशन पर हम लोगों का ध्यान ही नहीं जाता है, हम उसी आधार पर ही वोटिंग कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम अपने आसाम में चाहे थोड़ी कम भी हो सकती है, लेकिन यूपी बिहार की बात करें तो वहां पर तो ये प्रॉब्लम रैम्पेंट है। आइए और कुछ रीजन देखते हैं जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन होता है। मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है क्रिमिनलाइजेशन को प्रमोट करने में। आजकल की मीडिया, स्पेशली जो हमारी टीवी मीडिया है, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, वो तो इस बारे में बात ही नहीं करते हैं। वो केवल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम और काफ़ी और भी इश्यूज उठाए जाते हैं, लेकिन इस बारे में बात नहीं करते कि इलेक्शन के टाइम पर कोई जो कैंडिडेट है उसका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। और यही हाल सोशल मीडिया का भी है। सोशल मीडिया में भी लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। जो कैंडिडेट्स खड़े होते हैं, अगर उनके पास मसल पावर और मनी पावर है तो वो वैसे भी जीत जाते हैं। आपने सुना होगा यूपी में कैंडिडेट्स होते हैं राजा भैया, मुख्तार अंसारी, इन सब के बारे में, एंड दीज आर फेमस कि ये लोग बाहुबली होते हैं। दैट मीन्स दे एक्सरसाइज लॉट ऑफ मसल पावर एंड मनी पावर, और इनके जीतने का चांस बहुत हाई होता है। एज अ रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज चाहती हैं कि ऐसे कैंडिडेट उनके ही टिकट पर लड़ें, इवन दो इनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस बहुत पेंडिंग है, लेकिन इनकी जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। विनेबिलिटी फैक्टर इनका बहुत है, बहुत ज़्यादा चांस है कि ये जीतते ही है, क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मसल पावर है और मनी पावर है। और तो और ऐसे कैंडिडेट्स को पार्टी फंड से पैसा भी नहीं चाहिए होता है, ये पार्टी फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, जीत सकते ही अपने आप में ही ये लोग। तो पार्टीज चाहती भी हैं कि ऐसे कैंडिडेट खड़े हों। एज अ रिजल्ट जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स का वो कम नहीं होता है। इसके बाद हमारे यहाँ सोशल माइंडसेट ऐसा बन गया है कि जो कोई भी गुंडा होता है उसके लिए समझा जाता है कि उसका करियर तो आगे बढ़ेगा पॉलिटिक्स में जाके ही। बोला भी जाता है कि अभी गुंडा है कल को नेता बन जाएंगे। तो वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि अभी गुंडे हैं, बाद में अगर कोई अभी वायलेंस कर रहा है तो बाद में तो वो पॉलिटिशियन बनेगा ही बनेगा। कोई ये नहीं सोचता है कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो पॉलिटिशियन बनेगा। इसका एग्जाम्पल है विकास दुबे के बारे में, जो अभी गैंगस्टर था जिसके बारे में आपने सुना है कि उसका एनकाउंटर हो गया था। उसका भी कुछ ऐसा ही हाल था। ही स्टार्टेड एज अ स्मॉल टाइम क्रिमिनल, बट उसने पॉलिटिक्स में कनेक्शन बना लिया, अपनी वाइफ को इलेक्शन भी लड़वा रहा था। सो मेनी थिंग्स ही डेल्ट विद सो मेनी थिंग्स इन पॉलिटिक्स। एक और सबसे लास्ट जो फैक्टर है कि जो कोर्ट जजमेंट्स हैं क्रिमिनल पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, और जो कोर्ट ने अपनी बातें भी बोली है क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट वो भी उतने अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। इसी को देखा जा सकता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता है वो भी वायलेशन होता रहता है, प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं हो पाता इलेक्शन के दौरान। तो क्रिमिनलाइजेशन के अगेंस्ट कोई भी एक्शन तो वैसे भी नहीं हो पाएगा इजीली।
तो ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन जो है वो अभी भी चल रही है। आइए देखते हैं क्या वो चीजें हैं जिसके थ्रू क्रिमिनलाइजेशन को प्रिवेंट करा जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो गाइडलाइंस दी थी जिसके ऊपर सत्यजीत सर ने न्यूज़पेपर एनालिसिस में करा था, वो सारी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर लिखनी ही पड़ेगी क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे दो चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने बोली थी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अपने कैंडिडेट्स जिनके अगेंस्ट क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उनके बारे में सारी जानकारी को पब्लिश करना होगा अपनी वेबसाइट पर, और तो और अपने सोशल मीडिया जो हैंडल्स हैं उस पर भी पब्लिश करना होगा। दूसरी बात उनको बोली गई है कि पार्टीज को किसी भी कैंडिडेट को सेलेक्ट करते टाइम रीजन देना पड़ेगा कि क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर उसके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है, अगर कोई केस चल रहा है क्रिमिनल केस और उसको सेलेक्ट कर रही हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनको रीजन देना पड़ेगा कि क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं। और पार्टीज ये नहीं बोल सकती हैं कि उसकी विनेबिलिटी हाई है इसलिए सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब उसके जीतने की संभावना हाई है इस वजह से सेलेक्ट कर रहे हैं, ये कोई कारण नहीं है। कोई और भी कारण देना पड़ेगा कि क्या उसने सही में सोसाइटी के लिए कुछ करा है, क्या उसका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, या उसके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस है वो बहुत इजीली रिजेक्ट हो जाएगा, या वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा रीजन देना पड़ेगा। तीसरी बात उसको ये बोली है सुप्रीम कोर्ट ने कि इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट कर दी है कि उन्हीं को इंश्योर करना है कि पॉलिटिकल पार्टीज सुप्रीम कोर्ट के सारे दिए गए डायरेक्टिव्स को फॉलो कर रही हैं, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो हो रहे हैं, और अगर कोई नहीं करता है दैट विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। और इस चीज का इंप्लीमेंटेशन करना है बिहार इलेक्शन से विच आर शेड्यूल्ड इन 2020। आगे देखते हैं कुछ और भी चीजें। सबसे पहली बात, हमको इलेक्शन कमीशन को और पावरफुल करना है। आज की तारीख में इलेक्शन कमीशन जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकता है। एक बार उसने रजिस्ट्रेशन कर दिया पॉलिटिकल पार्टीज को तो डी रजिस्टर नहीं कर सकता है। अगर कोई कैंडिडेट गलत कर रहा है, किसी कैंडिडेट ने कुछ गलत करा है, तब इलेक्शन कमीशन उसके कैंडिडेचर को रिजेक्ट कर सकता है, बट पूरी पार्टी के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए पार्टीज को रोक पाना मुश्किल होता है। और आपको जैसे मैंने बता दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को खुद से ही इस पर एक्शन लेना पड़ेगा। एक और बात आप लिख सकते हैं कि स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन, ये आइडिया काफी टाइम से ही पॉपुलर इंडिया में रहा है, जहां पर बहुत सारे लोगों ने बोला है कि इलेक्शंस पर जो पार्टीज हैं या जो मसल और मनी पावर है उसका यूज नहीं होना चाहिए। सरकारों को खुद से ही इलेक्शन लड़ने के लिए कैंडिडेट्स को पैसे देने चाहिए। दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट फंडिंग ऑफ द इलेक्शन। सरकार केवल इलेक्शन के लिए खुद से ही फंड दे दे, और उसकी वजह से अगर कोई एक्सेसिवली मनी पावर या मसल पावर यूज कर रहा है तो वो रुक जाएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वोटर अवेयरनेस। जनता को जागरूक होना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा दैट कितना इंपॉर्टेंट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को प्रिवेंट करना। इस आंसर का आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंडिया को अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक रह करके सरवाइव करना है तो बहुत जरूरी है कि हम अपनी पॉलिटिक्स को साफ सुथरा रखें। इट हैज टू बी केप्ट क्लीन फ्रॉम द क्रिमिनलाइजेशन, और उसके लिए जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उनको एफर्ट लेना पड़ेगा और उनको फ्री करना है इंडियन पॉलिटिक्स को क्रिमिनलाइजेशन से। इस टाइप का आप कोई कंक्लूजन लिख सकते हैं। यहां पर आपके पास इनोवेशन करने का भी काफी स्कोप है। सो दैट इज इट फॉर टुडेज सेशन। थैंक यू।